हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल की लाइव क्लास बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल प्रबंधन। टॉपिक होंगे ये सुपरटेट भर्ती के 30 नंबर के, और यहाँ पर मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इन 30 क्वेश्चन में अगर आपने 24 प्लस किया तो आप हैं राजा। अगर आपने 24 से कम 20 तक किया, मतलब 21, 22, 23 आपका सही है, तो आप होंगे मंत्री। और 20 से भी अगर आपने कम किया तो आप प्रजा में आएंगे, यानी आपकी तैयारी जो है उसे अभी पुश करने की जरूरत है। तो देखते हैं राजा कितने लोग बनते हैं। लाइव चैट पे जवाब दीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन होगा, तो राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 24 से कम सही नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता है कि। संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है? बालक अपने संवेग बहुत थोड़ी देर के लिए दर्शाता है ना, बहुत थोड़ी देर। बालक के संवेग बहुत तीव्र होते हैं। बालक अपने संवेग को छुपा नहीं पाते, बल्कि वो सामान फेंक कर, पत्थर मारकर या गाली देकर अपने संवेग को स्पष्ट करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। बाल्यावस्था यानी 6 से 12 साल, और इस समय अगर हम बात करें संवेग की, 6 से 12 साल के बच्चों का संवेग, क्या जवाब होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उपरोक्त सभी अगर आप लगा रहे हैं तो एक नंबर सॉलिड कर लो राजा बनने की तरफ। एक नंबर आपका सही हो गया अगर आपने चौथा विकल्प लगाया है ना। देखिए, क्या होता है कि बालक कभी कभी अपना संवेग बहुत थोड़ी देर के लिए स्पष्ट करता है ना। जैसे रोएगा तो थोड़ी देर रो के चुप हो गया, जैसे नाराज होगा तो थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज रहेगा, फिर चुप हो जाएगा, मान जाएगा आपके पास आके, फिर खेलने लगेगा। फिर क्या होता है, बहुत मतलब छुपा भी नहीं पाता। ये नहीं कि अपने संवेग को दबा ले जाएगा, डर गया तो दिखाएगा, कोई चीज तोड़ देगा, या आपको थप्पड़ ही मार देगा। बच्चे मार देते हैं, ठीक है, और अपने संवेग को जो है वो स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। गाली दे करके, मुंह से कुछ गाली निकाल देगा या जोर से चिल्ला देगा, आह। तो ये सारी चीजें हैं संवेग की, ठीक है। संवेग 14 प्रकार के और मूल प्रवृत्तियां इनसे रिलेटेड मैकडुगल ने बताई थी, ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर एकदम। दूसरा, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक क्या करता है? बताइए, बालक क्या करता है? ऐसी अवस्था है जिसमें बालक निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर चलता है, तीव्र मानसिक विकास को दर्शाता है, उसकी सृजनशीलता का पता चलता है, या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, फिर वही जवाब। 6 से 10 साल का बच्चा है, जाहिर सी बात है कि वो निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। तीव्र मानसिक विकास यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, चीजों को समझने की, रिश्तों को समझने की, बिहेव करने की जो क्षमता है ये बढ़ती है, और साथ ही साथ सृजनशीलता का पता चलता है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ भी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 नंबर आपके सॉलिड हो गए, डी ऑप्शन में मुफ्त में मिल गए ये तो, ठीक है। इसे चलिए मुफ्त का नंबर समझिए। यहाँ भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरक के रूप में काम कर सकता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, एकदम क्लियर। अभिप्रेरक के रूप में, यानी अभिप्रेरक क्या है? बताइए सबसे पहले, अभिप्रेरक क्या है? व्हाट इज मोटिवेटर? अभिप्रेरक कह लीजिए, स्टिमुलस कह लीजिए, है ना। उत्तेजक होता है वो तो खैर, लेकिन वो भी प्रेरित करता है, स्टिमुलस ही। पुरस्कार या बोनस, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, प्रेरक तथा आवश्यकताएं, ऑल ऑफ दी अबव। तो मुझे जहां तक लगता है कि ऑल ऑफ दी अबव लगाने वालों का जवाब कभी गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तीनों चीजें पॉजिटिव हैं। खैर, 3 क्वेश्चन फ्री के मिले ये मत समझना। यहाँ पर अभिप्रेरणा का मतलब, अभिप्रेरक क्या है? जो आपको प्रेरित करे किसी चीज को करने के लिए। तो बच्चों को किसी चीज को प्रेरित करने के लिए क्या करता है बच्चा? या तो पुरस्कार बोनस के लालच में काम करता है, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करता है, और साथ ही साथ कुछ प्रेरक होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो दैट्स क्लियर। 3 नंबर आपके क्लियर हैं, जोड़ते जाइएगा, सबका कमेंट मैं देखूंगा लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म निगेटिव, पकड़िए इसे। सुपर टेट पे अगर बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीव का विकास है। नहीं। क्या लगता है आपको, अधिगम जीव का विकास होगा? अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित होता है, अधिगम अनुभवों का परिणाम होता है, या अधिगम एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है? आप बताइए धुरंधर लोगों। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ऑल ऑफ दी अबव लगाया, 3 फ्री के नंबर पा गए ना। अब बताओ चौथा क्या होगा? देखो, अधिगम
आपने सुना होगा कि अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यानी चेंज इन बिहेवियर। जब भी हम कुछ सीखते हैं हमारे व्यवहार में चेंज आता है, इसीलिए कहा गया कि अधिगम जो है वो व्यवहार में परिवर्तन है। क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तो हमारा व्यवहार बदलता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। यानी इस क्लास को आप देख रहे हैं और इस क्लास को देखने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी आप वो नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं, आप कुछ नई चीजें जान जाएंगे, आपके बिहेवियर में चेंज होगा, ठीक है। तो वही है अधिगम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अधिगम के विषय में कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये है, ये है, ये है, केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित है, ये अधिगम की विशेषता नहीं है ना। दूसरा विकल्प अगर आपने जवाब दिया है तब आपका जवाब सही होगा। अगर आप A, C, D की तरफ जा रहे हैं तो भैया गलत, एकदम गलत गलत गलत, काट दीजिए इसे, ठीक है। जो लोग सुपरटेक में एकदम बढ़िया से एक सीट पाना चाहते हैं, पेडागॉजी, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, करंट अफेयर, सामाजिक अध्ययन, सारे विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इससे ऐड हो जाइए। अपना नाम, जिला का नाम जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए। सुपरटेक नया बैच स्टार्ट है, स्टार्टिंग से क्लास मिलेगी, स्टार्टिंग से नोट्स मिलेंगे और एग्जाम के नजदीक आते आते प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प के लिए मिलेगा नंबर। आगे बढ़े, नो डाउट, एकदम कोई बफरिंग नहीं होगी, बढ़िया। देखिए अधिगम यानी लर्निंग, ये क्या है? अधिगम क्या है बताइए, लर्निंग क्या है? अभ्यास द्वारा मस्तिष्क में बिठाया जाता है, एक समायोजन की प्रक्रिया है, इसका स्थानांतरण किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर आपको फिर मिल गया वही चीज, ऑल ऑफ द अबव। तो अधिगम क्या है? अधिगम को हम अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क में बिठा सकते हैं, चलो सही है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया, यानी सिचुएशन के साथ हम जो अपना तालमेल बैठा लेते हैं, हम जो अपना समायोजन कर लेते हैं, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये भी अधिगम है, राइट। और स्थानांतरण किया जा सकता है अधिगम का, है ना, एक क्षेत्र से दूसरा, पॉजिटिव निगेटिव स्थानांतरण होता है ना, पढ़ा होगा आपने। ऑल ऑफ द अबव लगा दो, 5 नंबर, 5 क्वेश्चन में पांचों अगर आपके सही तो 5 नंबर सॉलिड। अरे अभी तो आप जीवन कौशल के क्वेश्चन में फंसोगे, अभी तो ये चल रहा है आपका बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, कौन सा मेंटल प्रोसेस शामिल होता है? तो मस्तिष्क द्वारा अधिगम के लिए निर्देश दिया जाना। हाँ, हमारा दिमाग जो है हमें सीखने के लिए निर्देशित करता है, निर्देश देता है। मस्तिष्क द्वारा देखना, मस्तिष्क, हम कोई चीज दिमाग से देखते हैं ना, सोच के, कहते हैं ना, दिमाग से देख के ये फैसला करना, अभिक्रिया करना और कॉन्सेप्ट का निर्माण करना। मस्तिष्क द्वारा अधिगम के लिए उचित और प्रासंगिक उद्दीपक, जो आपके प्रासंगिक रेफरेंसिव स्टिमुलस है, उनका भी चयन करना, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1 नंबर आपका सॉलिड, 6 हो गए। निम्नलिखित में से अध्यापक की कौन सी योग्यता अधिगम को प्रभावित करेगी? अध्यापक की कौन सी योग्यता अधिगम को प्रभावित करेगी? देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। अध्यापक की व्यावसायिक क्षमता, अध्यापक का शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान, अध्यापक का व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7, बिल्कुल 7वां प्रश्न है। 6 नंबर आपको मिल चुके हैं, 7 में भी भाई उपरोक्त सभी होगा। वैसे आज आप परेशान हो गए होंगे ना कि सर जी ने तो कह दिया बाल विकास में सारे उपरोक्त सभी सही हो रहे हैं। चिंता ना करो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप सोचोगे, देखो यहाँ पर ये व्यावसायिक क्षमता वाली जो चीज है ये थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन उपरोक्त सभी में ये भी सही हो रही है ना। तो मेक द एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, इन चीजों को अनुभव में लाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के लिए शिक्षण कौशल से संबंधित है? अध्यापक के शिक्षण कौशल से रिलेटेड है, क्लासरूम का मैनेजमेंट। अब आ गया शिक्षण कौशल का क्वेश्चन। कक्षा में प्रतियोगी और सहयोगी परिस्थिति पैदा करना, है ना, एक थोड़ा सा प्रतियोगी और सहयोगी, एक दूसरे से सहयोग करने वाली और प्रतियोगी वाली जो है परिस्थिति, सिचुएशन बनाना, छात्रों को बीच बीच में आराम देना, ये सभी। तो दोस्तों अध्यापक के शिक्षण कौशल से रिलेटेड ये सभी चीजें होंगी, अध्यापक की टीचिंग स्किल में ये सारी चीजें आती हैं। कौन से बालकों के लिए विशेष कार्य, घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? बताइए, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, बोर हो जाते हो ऑल ऑफ द अबव में, है ना, सोचते हो अरे सर जी इतना आसान कैसे दे दिए, और फिर कह रहे हैं कि हमें 24 क्वेश्चन पे राजा बना रहे हैं, ठीक है भैया 24 तक आओ तो पहले कुछ देखो, किसी भी 150 के पेपर में 10-20 क्वेश्चन होते हैं आसान, जो सब कर सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी उनका जवाब सही दे लेता है। कौन से बालकों को घर के लिए विशेष काम देना चाहिए? अब यहाँ पे लगाओ दिमाग अपना, घर के लिए विशेष काम,
क्वेश्चन नंबर 9, देखता हूं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक या समस्यात्मक बालक। अब देखता हूं आपके अंदर कितना शिक्षण कौशल है। किस बालक को आप जो है घर के लिए होमवर्क में स्पेशल काम दोगे? टैलेंटेड बालक को। अगर आपका जवाब ए है, आपने अपने पूरे विवेक से चयन किया ए, नहीं भाई हम तो प्रतिभाशाली बालकों को विशेष काम देंगे जो सामान्य बच्चों से थोड़ा हटके होगा, थोड़ा कठिन होगा, तो ये केवल और केवल टैलेंटेड बालकों के लिए होता है, पिछड़े बालक को नहीं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक को नहीं, समस्यात्मक बालक को नहीं। अच्छा, इसमें अगर आपको फैसला लेने में कठिनाई थी तो आपको सोचना चाहिए था कि पिछड़ा बालक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मानसिक रूप से पिछड़ा भी दिया है ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा? टैलेंटेड बालक के लिए जाना चाहिए आपको, ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल सही। निर्देशन कार्यक्रम सहायता करता है किस में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, निर्देशन, गाइडेंस, ये कार्यक्रम सहायता करता है किस चीज में? स्कूल में समायोजित होने में, उत्तम कैरियर के चुनाव में, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानने में, ऑल ऑफ द अबव। आए है, मिल गया फिर से आप सबको, है ना? ये तो हलवा है, चलो डी ऑप्शन लगा दो, नंबर मिल गया। लेकिन डी ऑप्शन लगाने के लिए सोचो ना, निर्देशन का कार्यक्रम सहायता करता है, स्कूल में स्कूल को समायोजित करना, है ना, इसमें भी निर्देशन काम करता है, उत्तम कैरियर के चयन में भी निर्देशन, है ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई पीजीटी के क्षेत्र से अच्छा आईआईटी का क्षेत्र चले जाओ या केवीएस, तो ये निर्देशन होता है एक बढ़िया कैरियर चुनना। या फिर मैं कहूँ अगर आपने एमए किया तो नेट जेआरएफ करके हायर एजुकेशन में आ जाओ। निर्देशन ये सारी चीज़ें करती, अपनी कमजोरी और शक्ति को जानने में भी निर्देशन मदद करता है। तब लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, यानी अंदर के कंटेंट को जान के। असामान्य बालक की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, बुद्धि परीक्षण लेके, शारीरिक जांच करके, समाज गतिविधि द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, तो बिल्कुल इन सभी के द्वारा आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन, चौथा विकल्प सही जवाब होगा। चलिए, स्किनर के अनुसार मंदबुद्धि बालक की क्या विशेषता है? मंदबुद्धि बालक की विशेषता बताइए, अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, बताइए। उनके भीतर, मंदबुद्धि वालों के भीतर आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव, है ना। जो मंदबुद्धि बालक है, आत्मविश्वास की कमी होगी, दूसरों को मित्र बनाने की ज्यादा इच्छा होती है ना। जो मंदबुद्धि मतलब जो कमजोर बालक होते हैं, वो दूसरों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि हम उनको अपना दोस्त बना लें, और साथ ही साथ संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या वंचन का प्रकार है? सामाजिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, ऑल ऑफ द अबव। खैर, आज तो एकदम ऑल ऑफ द अबव की झड़ी लग गई है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में डी ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है छात्र, अध्यापक, अभिभावक सबके लिए, डी ऑप्शन। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? बताइए। अब मैं ऑल ऑफ द अबव वाले स्किप करूंगा, क्योंकि नहीं तो बोर हो जाओगे आप सब। अगर इंटरेस्ट जगा के रखना है तो इतना सरल नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक है, नियामक है, विधायक और नियामक दोनों है, या नन ऑफ द अबव है? क्वेश्चन नंबर 15, तो मनोविज्ञान केवल और केवल विधायक है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगर आप विधायक नियामक दोनों कहते हैं तो आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ बहुत सारे लोगों से चूक हुई, और गलती को एक्सेप्ट करना, अगर बी लगाया तो गलत, सी लगाया तो गलत, डी लगाया तो गलत, हाँ ए लगाया है जिसने, जिसके कमेंट में ए है, बस उसी का स्कोर अपना जोड़ेगा, नहीं तो फिर आ जाओ राजा बनने 24 बता दो, है ना। तो केवल विधायक वाले जोड़ेंगे, ठीक है। मनोविज्ञान किस प्रकार का है? बस और बस विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? क्वेश्चन नंबर 16, अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, या सर्वांगीण विकास में? क्वेश्चन नंबर 16, क्या लगता है आप सबको यहाँ पर? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये किसमें सहायता करती है? बालक के सर्वांगीण विकास में, है ना। अक्सर आप जब बीएड बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि हाँ भाई, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। महात्मा गांधी का भी जो स्टेटमेंट आता है कि हम एजुकेशन के जरिए बच्चे का सर्वांगीण, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, हर तरह से विकास करे, है ना, समाज में रहने लायक बढ़िया। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग बताया है? चलिए बताइए, वाटसन ने कितने संवेग बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक संवेगों का सिद्धांत। याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर
जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया, यानी जन्म से ही कितने संवेग विद्यमान रहते हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। जन्म से विद्यमान रहता है 6, टोटल 6। मुझे जहां तक लगता है, चलिए मैं नाम लेता हूं, आप बताइएगा कि क्या क्या। भूख, प्यास, नींद, ठीक है, ये 3 तो हो गए। भूख खाना, प्यास पीना, नींद सोना, ये 3 हो गए। अब 3 क्या हो सकते हैं? प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, ठीक है। ये 6 संवेग जो है अकॉर्डिंग टू वाटसन जन्म से ही बच्चे में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। जिन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो टोटल 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। चारों अवस्था के नाम पता है आपको? संवेदी पेशीय, ठीक है, संवेदी पेशीय जो है ये 0 से 2 साल। फिर पूर्व संक्रिया, पूर्व संक्रिया क्या है? 2 से 7 साल, ठीक। फिर आती है मूर्त संक्रिया, मूर्त संक्रिया है 7 से 11, और फिर औपचारिक है 12 से आगे तक। तो 4 अवस्थाएं हैं, चारों के नाम, चारों की विशेषता और चारों की एज, ये आप याद रखिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में नाम याद रखेंगे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह है आपका बाल विकास। बुद्धि के द्विकारक, क्लार्क जी नहीं, बैकमैन, स्पीयरमैन, गिलफर्ड। तो ये दोनों काट देते हैं। स्पीयरमैन, देखिए एक है जी कारक, एक है एस कारक, है ना। जनरल सामान्य और विशिष्ट कारक, 2 कारक बुद्धि के बताए हैं स्पीयरमैन ने, सामान्य जनरल और स्पेसिफिक स्पेशल। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, बाल्यावस्था। अरे बाप रे, अब सोचो, यहां पे किशोरावस्था होता तब तो ठीक था, लेकिन कोई ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था को ही कह डाला प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। तो भैया किसने कहा है? जर्शील्ड, फ्रॉबेल, स्टैनली हॉल या किलपैट्रिक? क्वेश्चन नंबर 20, सोचिए। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, वाओ। किशोरावस्था तो चलो समझ में आता है, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, स्टैनली हॉल। लेकिन यहां पर किलपैट्रिक ने कहा है। ये किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य थे, प्रयोजनवाद वाले, प्रोजेक्ट मेथड वाले, ठीक है। तो किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। अगर जर्शील्ड सोचे थे तो गलत था। क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? बताइए। अपने शिक्षण को सुधारना, ये तो मुझे नहीं लगता कठिन है। सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। क्या लगता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक के लिए, अच्छा कक्षा में पढ़ाने जाओ, प्राइमरी में जाओगे, जूनियर में जाओगे, नए नए टीचर बनोगे और बच्चे मज़ा लेंगे। जाहिर सी बात है नए अध्यापकों का मज़ा लिया जाता है। मेरा भी बहुत मज़ा लिया गया था जब मैं शुरू में गया था। खैर मेरे पास तो मेरे ही एज ग्रुप के बच्चे थे जो मेरे स्टूडेंट थे, बीए वाले, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर मैंने नहीं लिया था नई ज्वाइनिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड ईयर वालों को मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा। मैंने कहा ये तो भाई मेरे एकदम, ये मुझे क्या सर कहेंगे, है ना। लेकिन बाद में फिर हो जाता है मैंने। एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा मज़ा लिया जाता है मैडम से। जो मैडम डीएलएड करके, बीटीसी करके जाती हैं ज्वाइन होके, 68,500 की और 69 नहीं 68,500 की। कई मैडम जो ज्वाइनिंग में हैं ऑलरेडी, वो मुझसे बताती रहती कि सर ऐसा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा एक्सपीरियंस रहा, और क्लास में आती रहती। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी देखिए एक वो होती है ना कि मैडम के प्रति एक चाह होती है, वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि मैम उन्हें बहुत ही प्यार से, बहुत ही उससे पढ़ाती हैं, ठीक है। तो बच्चे सामवेगिक रूप से उनसे अटैचमेंट बना लेते हैं।
तो कुछ इस तरह का। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है? छात्रों का असामाजिक व्यवहार सुधारना, है ना। जो बच्चों का असामाजिक व्यवहार है इसको सुधारना, ये एक अध्यापक के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए जाएंगे, चौथा सही है। अध्यापकों के संगठन का क्या दायित्व होना चाहिए? बताइए, अध्यापकों का जो संगठन है इसका क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए एकदम क्लियर क्वेश्चन आ रहा है। शिक्षक तथा सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर के काम करें, शिक्षक की समस्या पर विचार करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, हड़ताल और रैलियों का आयोजन करते रहें या सरकार पर दबाव डालें। चलो यहाँ पर नीचे के दो तो बिल्कुल सही नहीं है, ऊपर के दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, दिमाग लगाओ। अध्यापक का जो संगठन है, जो अध्यापक यूनियन होती है, जो टीचर्स यूनियन होती है, इनके क्या काम है? शिक्षक और सरकार के बीच मीडिएटर का काम करना या शिक्षक की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। अगर आप बी ऑप्शन लगाते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन में अब तक कितने सही कर लिए? बी ऑप्शन लगाया, 1 नंबर जोड़ लो इसका। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है, यानी जितने आशा उसने की थी उससे कम नंबर उसे मिल गए एग्जाम में, ऐसा होता है? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? बताइए कि आपको अपनी आशा से कम नंबर मिल गए हों। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? बताइए लाइव चैट पे जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। यदि कोई छात्र आशा से कम नंबर पाता है तो उसे क्या कह करके सांत्वना देनी चाहिए? वही चीज। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आया हो। परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही हो सकती है। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, या फिर लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। चौथा विकल्प है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। मैं कहता हूं ना कि आपके नंबर आपकी योग्यता निर्धारित नहीं करते। नंबर डज नॉट मैटर, मैटर करता है आपका परिश्रम। आपने कितनी मेहनत की है परीक्षा के लिए, वो मैटर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनका 88 नंबर है, जिनका 1-2 नंबर से रुक गया, 5 नंबर से रुक गया, ये उनकी शैक्षिक असफलता नहीं है, ये उनकी टेक्निकल और लक की असफलता है, दुर्भाग्य है ये उनका। क्योंकि 85 नंबर पहुंचने तक नॉलेज जिसके पास थी वो आगे भी क्रॉस कर सकता था उस फाउंडेशन को। तो ये चीज होता है। तो सी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव अगर लगाते तो गलत है ना। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, कैसे? विद्यालय परिसर में शिक्षक तथा अभिभावक के दंडात्मक उपचार से, घर की 4 दीवारी के अंदर या बुरी संगत में। क्वेश्चन नंबर 24, क्या लगता है आपको? छात्रों के भीतर जो असामाजिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, असामाजिक गुण उत्पन्न होने का मतलब क्या है? कि विद्यालय की चीजें तोड़ देना, सहपाठियों से झगड़ा करना, चीजें चुरा लेना, टीचर की रिस्पेक्ट ना करना, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर देना, ये भी एक असामाजिक व्यवहार है। लोगों से सीधे मुंह बात ना करना, है ना। तो भैया ये सबसे ज्यादा क्या जिम्मेदार है? विद्यालय का परिसर। यहाँ पे छात्र असामाजिक होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमें इसके लिए विद्यालय के परिसर को जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो नहीं। शिक्षक तथा अभिभावकों का दंडात्मक उपचार, शिक्षक तथा अभिभावक का दंडात्मक उपचार घर की 4 दीवारी के अंदर भी नहीं होगा। बुरी संगत किसके लिए जाएंगे? बताइए। अब यहीं पर ये डिसाइड करेगा कि आपको 1 नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जीवन कौशल का क्वेश्चन है, याद रखिए। क्या है? जीवन कौशल, लाइफ स्किल। यहां पे अगर आपने सही चयन किया है बुरी संगत में, जी हाँ दोस्तों, छात्र के भीतर असामाजिक व्यवहार का विकास होता है जब छात्र किसी की बुरी संगत में फंस जाता है। उसके आसपास के लोग जब बुरे होते हैं, नशा करना, लड़कियों को छेड़ना, ये सब अपनी साथी संगाती में सीखता है बच्चा, या खुद बुरा है तो दूसरों को सिखा देगा जो उसके साथ में रहेंगे। ठीक है। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं किसके लिए? बताइए। जटिल समस्याएं आपको कैसे प्रेरित करती हैं? क्वेश्चन नंबर 25, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, निराश करने के लिए, या कम काम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखते ही 2 बत्ती तो ऑफ कर दो पहले ही।
अब दो बत्ती बची ऊपर की, जटिल समस्याएं, ये आपको आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करती है या ज्यादा काम के लिए? यहां पर आपका जो जवाब है यही होती है विवेक की एक बहुत ही सूक्ष्म महीन पतली सी तार, जिसमें आपको ये खड़े हो, ये सही है ये गलत है, किधर कूदोगे ए और बी में से, बताओ किधर कूदोगे? आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, है ना, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जटिल समस्याएं आपको आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण क्या मानते हैं? ये जो स्कूल में बच्चे, या मेरी ही क्लास में देख लो, कभी कभी अनुशासनहीनता हो जाती है। खैर, आप सब तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले छात्र हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है बच्चे मस्ती मजाक में। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हो? गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, या अध्यापकों में से जिम्मेदारी का अभाव? क्या मेन कारण क्या है? 28। देखता हूं यहाँ पर कितने लोग सही जाते हैं। देखिए, जीवन कौशल, मैंने कहा था ना कि 10 क्वेश्चन बहुत कठिन होंगे। ये आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे, हर क्वेश्चन दूसरे का जुड़वा होगा। वो कहेगा मैं सही हूं तो दूसरा लगेगा मैं सही हूं। क्वेश्चन नंबर 26, क्या लगता है? 26 में सही जवाब होगा दोस्तों, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। ये जो बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, मतलब टीचर डज नॉट टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली, है ना, मतलब उसने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बिल्कुल नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होने के पीछे ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही सही और सटीक वजह है, जान लीजिए। तो हमेशा सारा दोष जो है वो टीचर पे मर दिया जाता है। आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि आपको बच्चे को ही सब कुछ समझना, केंद्रित शिक्षा है, राइट। तो बच्चा ही सब कुछ है। तो 26 में जवाब होगा डी ऑप्शन। क्लियर है? सारे लोगों को एकदम अच्छे से आ रहा